तो चलिए आज अब एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और उस चैप्टर का नाम रहेगा रोटेशनल मोशन। देखिए रोटेशनल मोशन आपके किसी भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं सेंटर ऑफ मास को लेकर रहती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर रहते हैं। और जो स्टूडेंट होता है जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है वो मैक्सिममली इस चैप्टर को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसको बेसिक ही समझ में नहीं आता कि क्या मेरे पास में मोमेंट होता है, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और कैसे हम इन सब चीज़ों को डिफाइन करते हैं। और साथ ही साथ इसके बाद में हम टॉर्क के बारे में भी जानकारी लेते हैं और उसके ऊपर में रिलेटेड जितने भी हमारे पास में न्यूमेरिकल्स होते हैं उन सबको हम यहाँ पर कवर अप करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस चैप्टर का जो शुरुआत रहेगा ना, पहला जो लेक्चर रहेगा बिल्कुल बेसिक लेक्चर रहेगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक क्रिस्टल क्लैरिटी सेट हो जाएगी कि क्या मेरे पास में किस रिदम के साथ में हमारा टॉपिक को लेके चलना है और क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ते हुए हमारे बेस को उठाते हुए ऊपर की तरफ में चलना है। तो यहाँ पर मैं शुरुआत करूंगा अपनी जो पीछे की हमने चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि हमने वन डायमेंशनल मोशन के अंदर में पढ़ा था, फिर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में यानी कि टू डायमेंशनल मोशन के अंदर में पढ़ा था और उसी दौरान हमने कुछ चीज़ों को डिफाइन भी किया था। पहली चीज़ हमने वहाँ पर जो डिफाइन की रही थी उसके बारे में बात करूँ मैं, तो वहाँ पर आपने डिफाइन किया था पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने वहाँ पर समझा था। अब क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट होती है, अगर मेरे पास में वो जो उसका साइज है और एज कंपेयर टू वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, अगर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और उस ऑब्जेक्ट का साइज जो है अगर एक दूसरे के कंपेरेबल नहीं होता है तो हम कहते हैं कि ये मेरे पास में क्या कहलाएगी, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाती है। ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की एक्सटेंडेड डेफिनेशन है कि जितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास में ट्रेवल कर रही है और दोनों साइज और उसके द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस अगर एक दूसरे के कंपेरेबल नहीं है तो वहां पर उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे बात करूं, एक ट्रेन है जो दिल्ली से चलती है और कन्याकुमारी तक जा रही है, तो उसकी जो डिस्टेंस है, जितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और जितना उसका साइज है, अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो कहीं पर भी एक दूसरे के कंपेरेबल वो नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि वहां पर जो ट्रेन है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर काम कर रही है। ठीक है, अब यहां पर ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो मैं रोटेशनल मोशन के बेसिक्स पर लेके जाना चाहूंगा आप लोगों को कि किस तरह से इन सब चीज़ों को हमें आगे फॉरवर्ड करना है और क्या कहाँ कहाँ पर इसको रिलेट करना है। तो आप लोगों को पॉइंट ऑब्जेक्ट और इससे रिलेटेड जो रिजिड बॉडी, स्पंजी बॉडी, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से हम किसी बॉडी को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि मेरे पास में पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि दोनों का जो साइज है वो कंपेरेबल नहीं हो, उसका साइज और जितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है। अच्छा, अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ते हुए आप लोगों ने और क्या चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पर आपने पढ़ा था कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट किस तरह के मोशंस कर सकती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि टाइप ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूँ तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट पहली चीज मेरे पास में एक लीनियर मोशन कर सकती है। लीनियर मोशन का मतलब है कि ये मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पर ये बॉडी जो है वो मूव करती हुई चली जाए तो आप कहते हैं कि मेरे पास में लीनियर मोशन हो गया है। ठीक है, दूसरा अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास में जो लीनियर मोशन के बाद में यहां पर मेरे पास में जो कर सकती है ये ऑसिलेटरी मोशन कर सकती है। किस तरह का ऑसिलेटरी मोशन यहां पर ये बॉडी अपना परफॉर्म कर सकती है। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है कि कोई भी हमने एक फिक्स पॉइंट लिया, उसके दोनों मतलब मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वो मोशन वहां पर कर रही है। साथ ही आपने देखा था कि मेरे पास में एक सर्कुलर मोशन भी कर रही होती है। अगर सर्कुलर मोशन की बात करें तो इसकी बेसिक डेफिनेशन मेरे पास में होती है कि कोई भी आपने पॉइंट लिया और उस पॉइंट के फिक्स पॉइंट के चारों तरफ में अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस बनाते हुए, यानी कि ये जो है इतना इक्वल डिस्टेंस, मान लो इसका आर है, इतने रेडियस के अलोंग वो अपने फिक्स्ड पाथ के अंदर में रोटेट कर रही है, मूव कर रही है, तो आप कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसा पाथ ले रही है, वो मेरे पास में एक सर्कुलर पाथ वहां पर कवर कर रही है। अब आगे अब हम इसके अंदर में बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने यहां पर देखा कि मेरे पास में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है भाई, यहां पर मेरे पास में पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसका उल्टा कोई भी बात करूं तो यहां पर ये एक छोटी पॉइंट ऑब्जेक्ट आपने बात कर ली। अब ये भी तो हो सकता है कि बहुत सारी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मेरे पास में हो, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास में हो। तो दूसरा नाम जो आता है मेरे पास में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को समझेंगे और यहां से एक बड़ी खूबसूरत चीज मैं निकालने की कोशिश करूंगा। मान लो मेरे पास में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की हम बात करें तो इसकी बेसिक डेफिनेशन ये होती है कि अगर मान लो मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर में कोई भी चेंज मैं डालना चाह रहा हूं तो हर पॉइंट अपनी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से इस डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा हूं तो ये पॉइंट भी इतना ही जाएगा जितना पॉइंट, अगर मान लो मैंने 1 मीटर का इसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट करवाया है तो ये पॉइंट भी 1 मीटर जाएगा, ये पॉइंट भी 1 मीटर जाएगा, ये पॉइंट भी 1 मीटर जाएगा और ये पॉइंट भी मेरे पास में 1 मीटर आगे की तरफ में मूव करेगा। यानी कि मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाह रहा हूं और इस सारे पॉइंट उसके साथ में मूव करते हुए जा रहे हैं। जैसा कि एग्जांपल लूं मैं आप लोगों के लिए कि मेरे पास मान लो ये एक मोबाइल है और यहां से मैं इसको इस पूरे मोबाइल की बात करूं, मैं इसके पूरे कवर की बात करूं
तो ये जो मेरे पास में ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, बहुत सारे इस ऑब्जेक्ट्स के पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए इसके 4 पॉइंट्स को कंसीडर कर रहा हूं। कौन सा? ए, बी, सी, डी। अब मैं इसके अंदर मैं मूव करवाना चाह रहा हूं, यहां से मैंने पकड़ा और इसको आगे की तरफ में ले गया। तो आप लोग देख रहे हैं कि चारों के चारों पॉइंट जितना मैंने मूव करवाया, चारों भी उतने ही मूव करके गए हैं। यानी कि अगर ये पॉइंट मेरा 1 सेंटीमीटर गया है, 1 मीटर गया है, तो ये भी 1 मीटर जाएगा, ये पॉइंट भी 1 मीटर जाएगा, चारों पॉइंट मेरे 1 मीटर में जा रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सारे पॉइंट्स के बीच में क्या है, एक कोई ना कोई रिलेशन सेटअप होता है। इन सब के बीच में सभी पॉइंट एक जैसे बिहेव करें तो आप ये कहते हैं कि वो मेरे पास में क्या है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। यानी कि जितने भी पार्टिकल मेरे पास में है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में, वो अपना सेम नेचर दिखाएं, सेम वेलोसिटी उनके पास में हो, सेम डिस्प्लेसमेंट अगर वो कवर करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट मेरे पास में क्या कहलाएगी, वो मेरे पास में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहलाता है। अगर ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो यहां पर हम इस पूरी जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसको हम एक नाम दे देते हैं यहां पर, जिसको हम जानते हैं बॉडी के नाम से। क्या रहेगा मेरे पास में? ये बॉडी रहेगा। देखिए अभी आपने समझा था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मेरे पास में, अब ये सारे पॉइंट्स मेरे पास में इकट्ठे हो गए हैं और इकट्ठे होने के बाद में वो एक सिस्टम बना लेते हैं। और सिस्टम इस तरह से कि सभी के बीच में रिलेशन है। रिलेशन का मतलब है कि ये पॉइंट में 1 मीटर आगे मूव करवाऊंगा तो ये भी 1 मीटर मूव करेगा, ये भी 1 मीटर मूव करेगा, यहां भी कोई पॉइंट होगा वो भी 1 मीटर, यहां भी होगा तो वो भी अपना 1 मीटर यहां पर ट्रेवल करेगा। तो आप ऐसा कोई भी सिस्टम है जिनमें सभी पॉइंट्स के अंदर में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, सभी पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक है और सभी के अंदर में एक रिलेशन है। रिलेशन ये है कि उनके अंदर में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा, इक्वल वेलोसिटी होगी सभी पॉइंट्स की। तो वो जो ऑब्जेक्ट होगी उसको हम कहते हैं बॉडी के नाम से जानते हैं। अब ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है ये भी हमारे पास में दो तरीके से हो सकता है। पहला मेरे पास में सिस्टम होगा स्पंजी टाइप में, स्पंजी टाइप में, और दूसरा मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट हो सकता है उसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलेंगे उसको? रिजिड बॉडी। और पूरा जो मेरा खेल रहेगा इसके अंदर में वो किस पॉइंट को लेकर रहेगा, जितना भी हमारे पास में हमें रोटेशनल मोशन पढ़ना है वो सारा खेल इस रिजिड बॉडी के नाम पे चलेगा। अब ये रिजिड बॉडी होती क्या है, इसका कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके भी 4 पॉइंट है, 1 2 3 4। ये मेरे पास में, मैंने इस हिस्से को पकड़ा और यहां से मैंने इसको दबाने की कोशिश की। जैसे मैं इसको दबाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये यहां से मूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो आगे की साइड में है ये अंदर की तरफ में धंसते हुए आ रहे हैं। यानी कि इस बॉडी के अंदर में जो रिलेशन तो है, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं ये अंदर की तरफ में धंसते हुए आ रहे हैं, इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस मेंटेन नहीं रही है। अगर ये इक्वल डिस्टेंस मेंटेन इनके अंदर में नहीं रहती है तो हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह का है, दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्पंजी टाइप। यानी कि मेरे पास में स्पंज है, इजिली हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। अब रिजिड बॉडी की बात करूं तो रिजिड बॉडी का अगर एग्जांपल दूं मैं, तो ये मान लो मेरे पास में मार्कर है और इस मार्कर को मैं यहां पर लगाऊं और इसको यहां से प्रेस करने की कोशिश करूं। मान लो ये मेरे पास में ए एलिमेंट है, ए पार्टिकल है, यहां पर बी पार्टिकल है, मैंने इसको धक्का लगाने की कोशिश की। जैसे मैं इसको धक्का लगाऊंगा तो ये प्रेस करेगा और इस ऑब्जेक्ट को आगे की डायरेक्शन में मूव करवाने की कोशिश करेगा। यानी कि जितना मैंने फोर्स यहां पर लगाया है उतना ही फोर्स जो, यानी कि ये पॉइंट जो है उतना ही यहां पर डिस्प्लेस कर जाएगा। ये 1 मीटर मेरे पास में डिस्प्लेस किया है तो ये पॉइंट भी मेरे पास में 1 मीटर यहां पर डिस्प्लेस कर गया। अगर ये कंडीशन आ रही है मेरे पास में तो ऐसी ऑब्जेक्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं? रिजिड बॉडी के नाम से जानते हैं। और पूरा जो हमारा खेल रहेगा वो किसके साथ में चलेगा? रिजिड बॉडी के साथ में चलता हुआ चलेगा। ठीक है जी, ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है इसके अंदर में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर इसके कुछ और मोशंस के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे इस रिलेशन के अंदर में रहने वाले हैं। तो आपको ये समझ में आया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, फिर आपको ये समझ में आया कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब मेरे पास में आ जाते हैं तो वहां पर मैं उनका डेवलप करता हूं अपने रिजिड बॉडी का। देखो ये क्रिस्टल क्लैरिटी आपके दिमाग के अंदर में एक माइंड में होता चला जाना चाहिए कि रिजिड बॉडी हम किसको बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे। मैं बार बार रिजिड बॉडी के ऊपर मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक अपने पूरे रोटेशनल मोशन के अंदर में रिजिड बॉडी चाहिए। क्यों चाहिए? आगे जैसे जैसे चीज़ें चलेंगी आपको समझ में आता चलेगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर में भी हम वही तरह के मोशन देखेंगे जैसे हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट के अंदर में देखे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह के अपने मोशंस बना सकती है। पॉइंट ऑब्जेक्ट अपना लीनियर ऑसिलेटरी सर्कुलर मोशन बना सकता है। क्या हमारी रिजिड बॉडी भी उसी तरह का मोशन बनाएगी? यानी कि जो पार्टिकल है इसके अंदर में, क्या वो भी मेरे पास में इसी तरह का मोशन बनाएंगे? बिल्कुल, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वहीं से हमारी शुरुआत हो जाएगी रोटेशनल मोशन की। ठीक है जी, चलो देखो जितना भी टॉपिक आपको करवाए जा रहे हैं ना, इसके अंदर में न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बनते हैं और वो न्यूमेरिकल आप केवल तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपके दिमाग के अंदर में ये पता हो कि क्या इसकी माइंड मैपिंग है, किस तरह से आपको इसकी
इमेज डेवलप करनी है अपने माइंड के अंदर में, ठीक है, कैसे आपको टॉपिक्स को अप्रोच करना चाहिए। तो पहला अगर मैं बात करूं तो पहला जो इसके अंदर में मोशन होता है, जो हमारे पास में कौन सी बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, बॉडी जब भी नाम में आ जाए आपके दिमाग में अंदर में ये समझ में आना चाहिए कि वो क्या है मेरे पास में सिस्टम ऑफ पॉइंट्स है, यानी कि सिस्टम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, जो कि सभी के अंदर में एक रिलेशन है। जितना मैं एक के अंदर में डिस्प्लेसमेंट करूंगा दूसरे के अंदर में उतना ही मेरे को डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है, ठीक है। तो पहला इसके अंदर में जो मोशन होता है उसको आप जानते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन के नाम से हम इसको जानते हैं। देखो जब भी जो भी हमने बात करी कि मेरे पास में लीनियर मोशन हो रहा है, तो लीनियर मोशन के अंदर में आपने कहा कि ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये स्टेट पाथ के अंदर में बिल्कुल सीधा मूव कर गया, तो आपने कह दिया जी ये मेरे पास में लीनियर मोशन हो गया। अच्छा जी, अब मान लो मेरे पास में जो दूसरी ऑब्जेक्ट मैंने ली है उसके अंदर में सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, और मैंने कुछ इस तरह का ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, जिसके अंदर में मैंने इसको ए नाम दिया है, इसको मैंने बी नाम दिया है, इसको थोड़ा सा स्टार टाइप में बना देते हैं, सॉरी डायमंड टाइप में बना देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा वहाँ से समझना। ये मैंने बना दिया ये ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, और ये मैंने यहाँ पर बना दिया, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया डी। अब आप मेरे को ये बताओ कि सभी पॉइंट्स के बीच में दूरी जो है वो मेंटेन है, तो आप ये कहेंगे कि ये मेरे पास में किस तरह की ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रिजिड बॉडी आप इसको बोलेंगे। अच्छा जी, अब देखो ये पॉइंट है, मैंने इसको पूरी ऑब्जेक्ट को यहाँ से धक्का देना शुरू किया, मान लो इस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया, किसी भी पॉइंट पर मैं फोर्स लगा दूं तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये पॉइंट जो है ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा, ये पॉइंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये अगला पॉइंट है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद में ये ऑब्जेक्ट अगर किसी और दूसरे पॉइंट पर आप जाकर देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कहीं ऐसे बना हुआ होगा, ये मेरे पास में डी पॉइंट, ये पॉइंट मेरे पास में सी पॉइंट, यहाँ कहीं बी पॉइंट होगा, और ये मेरे पास में दोबारा से सी पॉइंट हो गया, तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये मेरे पास में सी हो गया, और यहाँ पर ये मेरे पास में डी पॉइंट हो गया। तो चारों के चारों पॉइंट आपको दोबारा से मिल गए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आपकी थी वो उठकर यहाँ पर चली गई है। क्या भाई अकेला ए पॉइंट वहां पर उठ के गया है? जी नहीं, सभी पॉइंट अपने उठ के वहां पर जा रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि एक जो मेरे पास में पॉइंट ऑब्जेक्ट थी उसके अंदर में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके आगे की डायरेक्शन में जा रहा है लीनियरली। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं किसी बॉडी के लिए, तो बॉडी के अंदर में हर पॉइंट मूव तो कर रहा है लीनियरली, मूव तो लीनियर पाथ ही तो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ ही तो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो जो पूरी ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो पूरी बॉडी है मेरे पास में, सभी पॉइंट्स वहां पर मूव कर रहे हैं। और जब सभी पॉइंट्स मूव करते हैं तो हम ऐसे मोशन को किस नाम से जानते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि क्या मेरे पास में लीनियर मोशन होता है और क्या मेरे पास में ट्रांसलेटरी मोशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो मोशन मेरे पास में निकल कर आता है, जिसको आप बड़े ही खूबसूरत तरीके से जानते हैं, रोटेशनल मोशन। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट रहता है मेरे पास में रोटेशनल मोशन, जिसकी कहानी हमारी चल रही है, रोटेशनल मोशन। अच्छा, होता क्या रोटेशनल मोशन के अंदर में? अभी आपने देखा कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट थी और ऑब्जेक्ट को मैंने जब पॉइंट ऑब्जेक्ट थी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को मैंने कहा कि एक पॉइंट मेरे पास में फिक्स पॉइंट है और उसके चारों तरफ में कोई ऑब्जेक्ट अपने आप को मूव करवा रही है, यानी कि रोटेट करवा रही है फिक्स डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट थी इसको आपने बोल दिया था कि ये मेरे पास में किस तरह का पाथ ट्रेवल कर रही है? सर्कुलर मोशन मेरे पास में ट्रेवल कर रही है। ठीक है जी, अब मान लो मेरे पास में कोई एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह का, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और पूरा एक सॉलिड ऑब्जेक्ट था। ठीक है, जैसे मैं एक सर्कुलर की बात करूं, मान लो मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैं मूव करवाना चाह रहा हूँ, इसको मैं मूव करवाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको मूव करवाने के लिए मैं किसी पॉइंट को पकड़ूंगा, फिक्स पॉइंट को पकड़ूंगा और इसके चारों तरफ मैं इसको घुमाने की कोशिश करूंगा, ऐसे घुमाने की कोशिश करूंगा। अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को कि पहले तो मैं इसको कंसीडर करूं जो बाहर वाला मेरे पास में पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पर मैंने लगा रहा हूँ इसके एंड साइड में, ये मेरे पास में पॉइंट है। एक पॉइंट कहीं यहाँ मान लेता हूँ मैं, इस पॉइंट पर, यहाँ पर जहाँ मेरी उंगली है अभी, इस पॉइंट को मान लेता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट अंदर वाला। वैसे तो बहुत सारे मेरे पास में इनफाइनाइट पॉइंट है, लेकिन मैं दो को कंसीडर कर रहा हूँ। अच्छा, अब जैसे ही मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये आप देख रहे हैं बाहर वाले पॉइंट को, देखो ये जो पॉइंट है ये घूम के नीचे जाएगा,
फिर नीचे से जाके ये ऊपर की तरफ आ रहा है और ऊपर से आके वापसी ये इस पॉइंट पर पहुंच गया। अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो आप ये मान के चलो कि ये जो पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से घूम के मेरे पास में आ रहा है। यहाँ पर ये घूम के आया, ये घूमा, ये घूम गया और ये मेरे पास में आ गया। अच्छा, अब मैं इंटरनल की बात करूँ तो इंटरनल के अंदर में जब आप देखेंगे तो ये अंदर वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये भी तो घूम रहा होगा इसके साथ में। जैसे आप देखोगे इसके अंदर में तो ये अंदर वाला जो पॉइंट है ये घूम के भी ऐसे ही आ रहा होगा, ठीक उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया पिछले के अंदर में। तो आप ये कंसिडर करो कि ये अंदर वाला पॉइंट है, ये वाला मेरे पास में, ये मान लेता हूँ, ये ऐसे गया, ये गया, ये गया, ये मेरे पास में पॉइंट घूम कर आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से सभी पॉइंट्स अपने आप पाथ के ऊपर में जो अपना पॉइंट है उसके अक्रॉस क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मेरी मूव कर रही होगी तो पॉइंट्स भी कि मेरे पास में क्या है, रोटेट कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे पास में रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी के अंदर में सारे पॉइंट्स कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, क्योंकि सभी के अंदर में एक कॉमन रिलेशन होती है कि वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है जी, फिक्स डिस्टेंस वो मेंटेन करके रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बाहर सेल है, यानी कि जो बाहर वाली है मेरे पास में, ये जो आपको दिख रहा होगा इसके अंदर में, ये बाहर वाली सेल है और ये अंदर वाली सेल है। आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट घूम के आया मेरे पास में, तो वापसी जब इस लोकेशन पर आ रहा है, जब ये घूमकर वापस लोकेशन पर आ रहा है मेरे पास में, तो जो ये पॉइंट था वो वापस उस पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां से हमने शुरुआत करी थी। ये अंदर वाला जो पॉइंट है वो भी अपनी पोजीशन पर पहुंच चुका है। ठीक है, कोई भी पॉइंट होगा दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ चुका है। तो आप देखा कि पूरे राउंड के अंदर में, यानी कि एक सर्कल मैंने लिया है, तो बाहर वाले को तो बहुत ज्यादा पार्ट ट्रेवल करना पड़ा होगा भाई। यहां पर ये इतना 2πr, यानी कि इसका रेडियस तो मेरे पास में ये है। ठीक है, तो इतना रेडियस इसने ट्रेवल, मतलब इतना इसने सर्कमफ्रेंस ट्रेवल किया होगा। अगर मैं और बात करूं तो ये इंटरनल वाला जो है इसके लिए थोड़ा कम हो गया होगा, और जो बिल्कुल अंदर के अंदर मैंने दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये जो इंटरनल है इसको तो बहुत छोटा सा पार्ट ट्रेवल करना पड़ा है और सेम टाइम के अंदर में करना है। तो कौन सी की स्पीड भाई ज़्यादा रहेगी मेरे पास में? तो आप देख रहे हैं कि अगर इसको सेम टाइम के अंदर में, यहाँ से अगर हम शुरुआत करते हैं, इसको ओरिजिन में मानता हूँ, यहाँ से ये शुरुआत करता है और वापस यहाँ पर घूम के आता है, तो जो बाहर वाला होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू इंटरनल, क्योंकि सेम टाइम के अंदर में उसको घूमकर उस पॉइंट पर आना है। यानी कि इसके अंदर में मेरे पास में टाइम अगर सेम है तो आप देखेंगे कि बाहर वाले की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे कि बाहर वाले की स्पीड मेरे पास में क्या होगी, फास्ट स्पीड होगी, और इसकी क्या होगी, अंदर वाले की स्लो होगा ये। ठीक है, यानी कि ये मेरे पास में मोर स्पीड हो सकती है और इसके पास में स्लो स्पीड रहेगी। कौन से वाले की, इंटरनल वाले की। तो यहाँ पर आपने कहा कि भाई ये चीज़ तो वेरी कर रही है, लेकिन अगर मैं इसके एंगुलर की बात करूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है, ये अंदर वाला जो पार्टिकल, इसको अगर मैं ए नाम दे दूँ और ये जो पार्टिकल है इसको मैं बी नाम दे दूँ, तो ए पार्टिकल भी कितना पार्ट ट्रेवल कर रहा है, 2π ट्रेवल कर रहा है भाई, 360 डिग्री तो घूम के आ रहा है। और बी पॉइंट की बात करूं तो ये भी कितना ट्रेवल कर रहा है, 2π कर रहा है, यानी कि अभी 360 डिग्री ट्रेवल करके आ रहा है। और कितने टाइम के अंदर में कर रहे हैं, ये दोनों ही मेरे पास में टी टाइम के अंदर में कर रहे हैं। और जब अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास में एक सर्कुलर पार्ट ट्रेवल कर रही है, कुछ इस तरह का सर्कुलर पार्ट ट्रेवल कर रही है, तो हम कहते हैं कि वहां पर कौन सा एक फैक्टर आ जाता है। अगर मोशन की बात करी थी हमने, तो वहां पर हमारे पास में एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। तो ये आपने देखा कि मेरे पास में ए और बी की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई है, सेम हो गई है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है भाई, यहाँ पर मेरे पास में सेम है। अगर यहाँ पर आप कहेंगे कि कोई भी पॉइंट है मेरे पास में, अब मैं इस पॉइंट पर आता हूँ, रोटेशनल मोशन आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर में कब कहेंगे? अगर मैं इसके लीनियर वेलोसिटी की बात करूँ, जो मेरे पास में लीनियर वेलोसिटी थी इनके हिसाब से, तो बाहर वाले की तो मेरे पास में क्या थी, फास्ट थी, और अंदर वाले की मेरे पास में क्या थी, स्लो थी, क्योंकि भाई उसको तो कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है और पार्टिकल के साथ में, पूरी ऑब्जेक्ट के साथ में उसको मूव भी करते रहना है, यानी कि जो उसकी रिजिड बॉडी बनी है उसके साथ में मूव भी करना है। तो अंदर वाले पार्टिकल की स्लो थी और बाहर वाले की मेरे पास में फास्ट थी। कौन सी वेलोसिटी, हम इसकी बात करें लीनियर वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, तो एंगुलर वेलोसिटी जो इसके केस के अंदर में आप किसी भी पार्टिकल की लोगे, चाहे मैं बी की लूँ, यहाँ पर मैं कोई सी पॉइंट मान लेता हूँ, सी की भी मेरे पास में क्या रहेगी, 2π, और कितनी देर के अंदर में, टी के अंदर में। तो सभी जो पार्टिकल्स हैं वो सेम एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि सभी की एंगुलर वेलोसिटी अगर मेरे पास में सेम होती है, तो आप ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किस तरह का मोशन कर रहा है, मेरे पास में रोटेशनल मोशन कर रहा है। जैसा पिछला केस में कहा कि भाई मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, वो सर्कुलर मोशन कब कहलाएगी, जब वो फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हुए किसी पॉइंट के चारों तरफ घूमती है। अब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर भी घूम रही है,
लेकिन अगर मेरे पास में सभी की एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास में सेम है तो आप तभी कह सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह का मोशन कर रहा होगा, रोटेशनल मोशन कर रहा होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर ये चीज़ क्लियर है तो इसके आगे मैं बढ़ता हूँ और इसके अंदर में और एक कुछ हमारे पास में टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको यहाँ पर पढ़ने की हम कोशिश करते हैं, जिसके अंदर में कुछ जैसे कि हमारे पास में सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फिर हम अपनी जो कहानी है वो सेंटर ऑफ मास की तरफ में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप भाई ले सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप। कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कि पहला है सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन हुआ, एक्सिस हुआ, ये कुछ हद तक हमारे पास में आप देखोगे तो मैकेनिक्स से रिलेटेड होते हैं चीज़ें। मैकेनिक्स और इन दोनों चीज़ों का ना हम रिलेट करते हुए चलते हैं इसके अंदर में। अब यहाँ पर क्या है, कैसे हम इसको यूज़ करेंगे और क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस रहेंगी हमारे लिए सेंटर ऑफ रोटेशन के लेकर। देखो, सेंटर ऑफ रोटेशन की बात करूँ तो मेरे पास में मान लो एक ऑब्जेक्ट आपने लिया, एक ऑब्जेक्ट लिया आपने, ये एक मेरे पास में फिक्स पॉइंट लिया, और अभी आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट इसके यहाँ पर भी ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इस पाथ के यहाँ पर भी ट्रैवल कर रहा है, इस पाथ के यहाँ पर भी ट्रैवल कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि सभी का जो रोटेशन करने का पॉइंट है वो मेरे पास में कॉमन है। तो ये जो पॉइंट है ना, जिसके अक्रॉस यानी कि जिसके अबाउट अगर मेरे पास में रोटेशन हो रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट मेरे पास में रोटेशन हो रहा है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन, क्योंकि मुझे तो अपना कौन सा मोशन पढ़ना है, रोटेशनल मोशन पढ़ना है, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा मेरे पास में पॉइंट है जिसके अबाउट में मेरी ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेशन कर रही है। तो ये पॉइंट आपने बोल दिया कि जिस पॉइंट के चारों तरफ में मेरे पास में ऑब्जेक्ट है वो एक रोटेशन कर रही है, तो आपने कहा कि वो जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, मेरे पास में सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाएगा। लेकिन कहानी यहाँ पर मेरे पास में खत्म नहीं होती है। अब आगे की चीज़ें अगर मैं समझाऊँ आप लोगों को, तो आप लोगों ने एक फुटबॉल देखा है, फुटबॉल देखा हो या कोई वॉलीबॉल देखा हो, तो उसका मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना शेप बनाने की कोशिश करूँगा। तो उसका शेप कुछ इस तरह का होगा मेरे पास में, ये मेरे पास में उसका एक शेप हो गया। ठीक है, और इस पॉइंट को हम यहाँ मिला देते हैं। अच्छा, अब मैं इस पूरी फुटबॉल के अंदर में या बास्केटबॉल के अंदर में आप लोग देखते हैं कि ऐसे कुछ लाइनिंग बनी होती है, ऐसे लाइनिंग बनी होती है, पीछे की साइड में घूम के आ रहा होगा वो। ठीक है, उसी तरह से ये भी पॉइंट एक होगा, ये भी पॉइंट एक होगा, ये भी एक लाइन होगा, और इस तरह का एक और लाइन होगा। ठीक है जी। अब देखो, ये मान लो मेरे पास में ए पॉइंट है, ये मेरे पास में बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, और ये मेरे पास में ई पॉइंट है। अब यहां पर देखोगे आप कि ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस बॉल को ऐसे घुमाऊं मैं, तो ए जो है वो कैसे घूमेगा भाई, ये ऐसे जाएगा यहां तक, इस पॉइंट तक जाएगा, और पीछे से ऐसे घूम के यहां पर आ रहा होगा। तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन आप ऊपर से देखेंगे तो यहीं कहीं एक पॉइंट बना होगा, ये पॉइंट बन रहा होगा। ठीक है, दूसरे की बात करूं मैं, बी की बात करूं, तो बी के अंदर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, ये पीछे से घूम के ऐसे घुमा रहा हूं मैं इस बॉल को, तो ये देखो, ये जो मेरे पास में पॉइंट है ये ऐसे घूम के और ऐसे जा रहे होंगे, तो ये भी कहीं इस पॉइंट का यहां पर रहा होगा। इसी तरह से सी को भी मैं घुमाऊंगा तो सी का कहीं अंदर से घूम के आएगा और इसका पॉइंट यहां पर रहेगा। भाई बी ऊपर से देखोगे आप लोग तो आप देखोगे ना कि ऐसे घूम रही है मेरे पास में बॉल, जैसे आप लोग देखेंगे तो आपको लग रहा होगा कि बॉल के अंदर में हर पॉइंट को अगर मैं कट करता हुआ चलूं तो हर पॉइंट जो है वो अपना एक पॉइंट के अक्रॉस में मूव कर रहा होगा, और वो क्या कहलाता है, उसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहलाता है। अगर मैं खाली बी सी पॉइंट को कंसिडर करूं तो सी पॉइंट ऐसे जाएगा और पीछे से घूम के वापिस आ जाएगा। किसके अक्रॉस में कर रहा है वो, बीच में अगर मैं देखूं उसको तो पी इस पॉइंट पे कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहां पर मैं देखूं तो 3D के अंदर में देखना चाहोगे तो आपको ये मिलेगा कि डी पॉइंट की बी अपना एक पॉइंट के अक्रॉस में रोटेट कर रहा है, और इसी तरह से ई पॉइंट को भी देखोगे तो ये भी अपने किसी फिक्स पॉइंट के अक्रॉस में रोटेट कर रहा है। तो हर पॉइंट का आपने क्या निकाला, सेंटर ऑफ रोटेशन निकाल लिया। कौन कौन से पॉइंट का, ए पॉइंट का भी निकाल दिया, बी पॉइंट का भी निकाला, सी पॉइंट का, डी पॉइंट का और ई पॉइंट का। मेरे पास में पांचों पॉइंट के हमने सेंटर ऑफ रोटेशन मिला दिए, सॉरी निकाल लिए। अगर मैं ऐसा करूं कि ध्यान से सुनना इस पॉइंट को जो अभी बता रहा हूं कि जितने भी मेरे पास में सेंटर ऑफ रोटेशन आए हैं, जितने भी मेरे पास में सेंटर ऑफ रोटेशन आए हैं, जितने भी पॉइंट का मेरे को चाहिए था, अगर मैं उन सभी पॉइंट्स को मिला दूं, कौन कौन से,
ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं कुछ इस तरह से, तो ये जो लाइन कहलाती है इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहली चीज तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होता है। फिर हम अलग अलग पॉइंट का निकालते हुए चलते हैं, जो भी मेरे पास में, अगर आप लोग एक इमेज बना पा रहे हो एक फुटबॉल का या बास्केटबॉल का, तो आप हर पॉइंट को देखो। ऊपर जो पॉइंट है, थोड़ा नीचे पॉइंट गया वो भी घूम सकता है, उससे नीचे पॉइंट है वो भी घूम सकता है, उससे नीचे पॉइंट है वो भी घूम सकता है। घूमेगा कैसे वो? भाई एक आपने सर्किल ले लिया ना, एक सर्किल ले लिया, ऐसे तो घूमेगा वो, और ये उसका पॉइंट दे दिया। तो मैं 3D में दिखा नहीं पा रहा यहाँ पर, अगर आप देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। हर पॉइंट का अपना एक रोटेशन होगा। और आप देखोगे फुटबॉल के अंदर में, जैसे बात करूँ मैं, एक पेन लिया या कोई भी आपने चाकू लिया या कोई भी पेन तार लिया, वायर लिया आपने, और उसके अंदर में बीचों बीच आपने डाल दिया। तो वो जो बीचों बीच आपने डालना है ना, उसके अंदर से जो बीचों बीच डालना है, वही मेरे पास में क्या कहलाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। और ये हमारे पास में एक्स एक्सिस में भी हो सकता है, वाई एक्सिस में भी हो सकता है, और यहाँ पर जेड एक्सिस के अंदर में भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा, पार्टिकल जहाँ जहाँ रोटेट कर रहे हैं वो सारे हमारे पास में, आपने देखा कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मेरे पास में क्या बनी हुई है? परपेंडिकुलर बनी हुई है। जो रोटेशन करेगा, जो मेरे पास में पार्टिकल है, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि ये मेरे पास में पार्टिकल है मान लो, और ये इसका एक्सिस है, तो ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा होगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि ऊपर आपके फैन जो चल रहा है, तो उसके अंदर में एक एक्सिस लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है ना, जो फिक्स है हमारी सीलिंग के अंदर में, और नीचे फैन ऐसे घूम रहा होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो नीचे घूम रही ऑब्जेक्ट है और ये जो एक्सिस है, एक दूसरे के कैसे हैं? ये यहाँ पर मेरे पास में क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। यानी कि जो मेरे पास में प्लेन है, किसका? प्लेन या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और मेरे पास में जो रोटेशन, जो ऑब्जेक्ट है, जो जिस पाथ में वो ट्रेवल कर रही है, वो दोनों मेरे पास में क्या है? एक दूसरे के प्लेन और एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो दोनों कितने कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। ठीक है, यानी कि जो मेरे पास में प्लेन है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है, और ये जो एक्सिस है, ये प्लेन में किस में घूम रही है? ऐसे घूम रही है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो, सॉरी, जो एक्सिस है वो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये दोनों चीजें किसके परपेंडिकुलर होती हैं? जो मेरे पास में स्पेस है या फिर प्लेन है जिसमें मेरी ऑब्जेक्ट मूव कर रही होती है। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, इसका आगे हमारे पास में यूज आता रहेगा। ठीक है, सो ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस आर सेंटर। ठीक, और हम इसके अंदर में आगे अब देखते हैं कि किस तरह से मेरे पास में डिफरेंट एक्सिस के अलोंग कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकती है या फिर रोटेट कर सकती है। तो आपको अभी ये समझ में आया होगा कि अगर मेरे को रोटेशनल मोशन करवाना है, तो रोटेशनल मोशन करवाने के लिए मेरे पास में सबसे सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेम एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए जितने भी उसके अंदर में पॉइंट्स हैं। दूसरी चीज उसके अंदर में आपने देखा कि उसका जो पॉइंट है, यानी कि जो सेंटर ऑफ रोटेशन है और एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इनके बारे में समझ में आई। और एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके बेसिस पे अब हम समझेंगे कि कितने तरह के हमारे पास में एक्सिस हो सकते हैं, किस किस डायमेंशन के अंदर में हो सकते हैं, 1D के अंदर में, 2D के अंदर में, 3D के अंदर में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इनके प्लेन्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि ये परपेंडिकुलर, एक्सिस ऑफ रोटेशन और प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और यहाँ से हम कैसे आइडिया निकालेंगे कि मेरे पास में कोई एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन दे देता है कि एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग अबाउट दैट एक्सिस। ठीक है, तो आपको क्या वहां से आइडिया निकालना है? ये अबाउट वाला जो केस मैंने बताया ना कि एक ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड, या फिर अबाउट द एक्सिस, तो ये अबाउट का खेल यहाँ पर शुरू होता है। ठीक है, तो इसके अंदर में हम कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक इमेज आपके दिमाग के अंदर में बननी चाहिए कि जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट अपने पोजिशन पर मूव कर रहा होगा, यानी कि रोटेट कर रहा होगा विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी। और जो एंगुलर वेलोसिटी उसकी सेम रहेगी, तो हमने कहा कि वो एक रोटेशनल मोशन कर रहा है। और रोटेशनल मोशन वहां पर कर रहा है तो किसी ना किसी प्लेन के अंदर में मूव कर रहा होगा, और प्लेन के अंदर में मूव कर रहा है तो वहां पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन भी होना चाहिए। और एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे पास में कितने तरह के हो सकते हैं? देखो, पहला केस मेरे पास में मैं अगर ये लूँ कि मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है ये, और ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग बात करूँ, ये एक्स और एक्स एक्स मान लिया, तो ये इसके अक्रॉस मूव कर रही है, मतलब इसके अबाउट मूव कर रही है। देखो, ये मेरे पास में एक्स एक्सिस है, ये जो मेरे पास में एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे मूव कर रही है, ये ऐसे मूव कर रही है मेरे पास में ऑब्जेक्ट।
ये मेरे पास में ऐसे मूव कर रही है। तो फिक्स क्या किया मैंने, एक्स एक्सिस को फिक्स कर दिया और ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रही है, बाहर की साइड में। अगर मैं मान लूँ कि जेड है आपकी तरफ में और नीचे की तरफ में ऐसे जा रही है ऑब्जेक्ट, नीचे और ऊपर मेरे पास में वाई एक्सिस है। तो आप देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस प्लेन के अंदर में मूव कर रही है, भाई एक्स एक्सिस मैंने फिक्स कर दिया है और एक्स एक्सिस के अबाउट मैं इस ऑब्जेक्ट को घुमा रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो वाई जेड प्लेन के अंदर में रोटेशन कर रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास में वाई और वाई डैश है, और यहाँ पर मैं बात करूँ इसकी तो जेड और जेड डैश है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस प्लेन के अंदर में, किस पॉइंट के अबाउट मूव करवाई मैंने, ये मैंने अबाउट जो है वो एक्स एक्सिस के करवाई है, एक्स एक्सिस के अबाउट मैंने करवाई है। और जो प्लेन है इसका किस प्लेन के अंदर में मूव कर रही है, ये मेरे पास में मूव कर रही है वाई जेड प्लेन के अंदर में। और ये दोनों चीजें यानी कि इसका एक्सिस कहां पर हुआ, इसका एक्सिस जो है वो मेरे पास में कहां हो गया, इसका एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया, और जो इसका प्लेन है वो वाई जेड के क्रॉस हो गया। और ये आप देखेंगे तो एक दूसरे के क्या रहेंगे, ये एक दूसरे के क्या रहने वाले हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर भी रहेंगे। अच्छा, दूसरा केस मेरे पास में क्या बन सकता है कि ऑब्जेक्ट मान लो मेरे पास में कुछ इस तरह की है और इसको मैंने ये फिक्स कर दिया, यानी कि y और y डैश इसके अक्रॉस में इसको मूव करवा रहा हूँ। तो आप खुद बताएंगे कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो अबाउट y एक्सिस रोटेट कर रहा है, तो कौन से प्लेन के अंदर में करेगा। यहाँ पर आपको समझ में आया कि x एक्सिस के अबाउट मैं मूव करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर y जो है y प्लेन के अंदर, y के अबाउट करवा रहा हूँ मैं, तो कौन सा प्लेन होगा उसका, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि एक्स जेड प्लेन होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर मैं तीसरे केस की बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास में ऑब्जेक्ट ये है और ये मेरे पास में जेड प्लेन है, जेड जेड डैश। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को मूव करवाऊँ किसमें, जेड के अबाउट, जेड के अबाउट मैं उसको मूव करवा रहा हूँ, यानी कि ये समझते ही आपको दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, जेड अबाउट है, इसका डायरेक्ट मतलब है कि ये क्या है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा, तो प्लेन कौन सा हो गया मेरे पास में, तो यहाँ पर मेरे पास में बचा कौन, जेड अगर आ गया तो ऑब्जेक्ट जो है वो किस प्लेन के अंदर में मूव कर रही होगी, वहां पर मेरे पास में एक्स वाई प्लेन के अंदर में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही होगी। तो ये दोनों भी मेरे पास में क्या रहेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये तीन केसेस हो सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के रोटेशन होने के। ये रोटेशन का क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हमारे पास में न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो मैक्सिममली वहाँ पर ये दिया जाता है कि मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है वो वाई के अबाउट में मूव कर रही है, बोलेगा कि अबाउट एक्स एक्सिस मेरे पास में मूव कर रही है, वो कहेगा अबाउट जेड एक्सिस मेरे पास में मूव कर रही है। तो इनसे हमें ये आइडिया होना चाहिए कि मेरे पास में कौन कौन से कोऑर्डिनेट फिर बदलेंगे। तो वाई एक्सिस मेरे पास में फिक्स रहेगा, एक्स एक्सिस में मेरी वैल्यू फिक्स रहेंगी, जेड एक्सिस में मेरी वैल्यूज फिक्स रहेंगी। वहाँ पर चेंज कौन होगा, वहाँ पर मेरे पास में एक्स और वाई की वैल्यू चेंज होंगी, वाई और जेड की वैल्यू चेंज होंगी, एक्स और जेड की वैल्यूज इसके अंदर में चेंज होती हुई चलेंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा इसके अंदर में, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे पास में क्या डायरेक्शन सेंस होती है, प्लेन क्या होता है मेरे पास में, प्लेन ऑफ रोटेशन क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरे पास में क्या होगा। और एक चीज़ और इसके अंदर में कि जब भी हम बात करेंगे तो ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्या मेरे पास में डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, डिफरेंट मेरे पास में रोटेशनल जो एक्सिस के क्रॉस में कैसे कैसे घूम सकता है। अब एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर में आता है, मैथमेटिकली अगर उसकी देखें हम तो उसको बोलते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन। अब इसके अंदर में क्या करना पड़ता है, ये मेरे पास में दो तरह के हो सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकती है और कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास में क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकती है। अगर मैथमेटिकली आप लोगों से कोई पूछा जाता है तो जो भी मेरे पास में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अक्रॉस में मेरे को कैलकुलेशन लेनी पड़ेंगी, तो मैथमेटिकली उन सभी कैलकुलेशन